दोस्तों 12 अगस्त की तारीख अपने आप में एक इतिहास बनने जा रही है और इस बार ये इतिहास ऐसा होगा जिसकी गूंज आने वाले कई सालों तक सुनाई देगी। संसद के मॉनसून सत्र के आखिरी दिन क्या वाकई कोई ऐसा धमाका होने वाला है जिसकी तैयारी पिछले कई महीनों से चुपचाप की जा रही थी? क्या ये वो दिन होगा जब पूरे देश में विपक्ष, सिविल सोसाइटी, धार्मिक संगठन, एनजीओ, छात्र आंदोलन और तमाम सामाजिक संस्थाएं एक साथ चौंकाने वाली है? क्या ये वो दिन होगा जब एक ऐसा कानून पारित करने की तैयारी की जा रही है जिसका असर सीधे सीधे इस देश के हर उस व्यक्ति, हर उस संगठन पर पड़ेगा जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत करता है? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर वाकई ये कानून वापस हो जाता है तो क्या भारत में विरोध की, आंदोलन की, प्रदर्शन की आवाज उठाने की वो जगह हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी जो हमारे संविधान ने हर नागरिक को दी है? ये सारे सवाल आज जरूरी हैं क्योंकि इनका जवाब सीधे सीधे लोकतंत्र के भविष्य से जुड़ा हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बुद्धा इंस्पायर्ड। मैं हूं आपके साथ विकी कुमार। संसद के मॉनसून सत्र के आखिरी दिन एक ऐसा बिल आने वाला है जिसे लेकर के सरकार और विपक्ष दोनों तरफ से तलवारें खिंच चुकी है। इस बिल का नाम है एफसीआरए संशोधन विधेयक 2026। एफसीआरए यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। सीधी भाषा में समझें तो ये वो कानून है जो ये तय करता है कि विदेश से आने वाला पैसा भारत के किन किन संगठनों को मिल सकता है, किन कामों के लिए मिल सकता है और उस पैसे का इस्तेमाल किस तरीके से किया जा सकता है। ये कानून पहले से मौजूद है लेकिन जो नया संशोधन लाया जा रहा है वो पूरे खेल को बदलने वाला है। इसीलिए कांग्रेस ने अचानक से अपने सांसदों को 3 लाइन का व्हीप जारी कर दिया है, यानी 10, 11 और 12 अगस्त को हर सांसद के लिए संसद में मौजूद रहना अनिवार्य है। ये व्हीप यूं ही जारी नहीं होता। जब कोई पार्टी अपने सारे सांसदों को इस तरह से बुलाती है तो इसका मतलब ये होता है कि पार्टी को अंदाजा है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। कांग्रेस अकेली नहीं है, बाकी विपक्षी दल भी अपने अपने सांसदों को उपस्थित रहने का निर्देश दे रहे हैं। सब चाहते हैं कि जब ये बिल सदन में आए तो विपक्ष का पूरा संख्या बल दिखे। पहले ये समझते हैं कि आखिर एफसीआरए में जो नया संशोधन आ रहा है उसमें ऐसा क्या है जो इतना विवादित है। सरकार का कहना है कि यह संशोधन देश की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है, विदेशी फंडिंग पर लगाम लगाने के लिए ज़रूरी है और जो लोग विदेशी पैसे का दुरुपयोग करके देश में अशांति फैलाते हैं उन पर सख्ती करने के लिए ज़रूरी है। सुनने में ये सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब आप इस बिल की बारीकियों में जाते हैं तो असली तस्वीर सामने आती है। प्रस्तावित संशोधन में विदेशी फंडिंग से बनी संपत्तियों और संस्थाओं की स्थिति से जुड़े नियमों को इतना सख्त कर दिया गया है कि व्यवहारिक रूप से कोई भी संगठन सरकार की मर्जी के बिना विदेशी सहायता नहीं ले पाएगा और इसका सीधा असर उन तमाम संगठनों पर पड़ेगा जो सामाजिक काम कर रहे हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में है, जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में है, जो मानवाधिकार के लिए काम कर रहे हैं और जो किसी न किसी रूप से सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस कानून के दायरे में असल में कौन आने वाला है। पहला बड़ा निशाना बनने वाला है मदरसों का पूरा नेटवर्क। पिछले कुछ सालों से लगातार ये प्रचार किया जा रहा है कि मदरसों में विदेशी पैसा आता है, खासकर अरब देशों से, और उस पैसे का इस्तेमाल कट्टरता फैलाने में होता है। ये एक ऐसा नैरेटिव है जिसे बीजेपी और संघ के इकोसिस्टम ने बड़ी मेहनत से खड़ा किया है। अब जब ये कानून आएगा तो मदरसों को मिलने वाली विदेशी सहायता पर पूरी तरह से लगाम लग जाएगी। नतीजा क्या होगा? सैकड़ों हजारों मदरसे जो गरीब मुस्लिम बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, जो अनाथ बच्चों को छत दे रहे हैं, जो हजारों बच्चों के जीवन का आधार हैं, वो सब बंद होने की कगार पर पहुंच जाएगा। और बंद होने के बाद वो बच्चे कहाँ जाएंगे, ये सवाल किसी सरकार ने आज तक नहीं पूछा है। सरकार का जवाब सिर्फ इतना है कि विदेशी पैसा रोकना ज़रूरी है, लेकिन बच्चों की शिक्षा की वैकल्पिक व्यवस्था क्या होगी, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। दूसरा निशाना बनने वाला है वो एनजीओ नेटवर्क जो पिछले कई दशकों से इस देश के दूर दराज के इलाकों में काम कर रहा है। आदिवासी इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं देने वाले संगठन, दलित बच्चों की शिक्षा के लिए काम करने वाले संगठन, महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ने वाले संगठन, पर्यावरण की रक्षा करने वाले संगठन, मानवाधिकार की सुरक्षा करने वाले संगठन, इनमें से बहुत सारे संगठनों को विदेशी सहायता मिलती है। ये सहायता किसी साजिश के तहत नहीं आती, ये उन बड़े अंतर्राष्ट्रीय फाउंडेशनों से आती है जो पूरी दुनिया में मानव कल्याण के
काम को समर्थन देता है। लेकिन जब ये कानून आ जाएगा तो एक झटके में ये सारा तंत्र ठप हो जाएगा। जो एनजीओ पहले से ही सरकार की आंख में खटक रहे हैं उन्हें एक एक करके किनारे कर दिया जाएगा। जो अकादमिक संस्थाएं अंतर्राष्ट्रीय शोध के लिए फंडिंग लेते हैं वो भी बुरी तरह प्रभावित होंगे। लेकिन शायद इस कानून का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक निशाना कुछ और ही है, और वो निशाना है इस देश में उठ रहा आंदोलन। पिछले कुछ महीनों में जिस तरीके से जेनजी सड़कों पर उतरी है, जिस तरीके से जंतर मंतर पर छात्रों ने महीनों तक धरना दिया है, जिस तरीके से बच्चों ने पेपर लीक से लेकर के रोजगार तक के मुद्दे पर सरकार को घेरा है, उसने पूरी सरकार को हिला करके रख दिया है। और सरकार का पहला और सबसे कमजोर बहाना क्या था? यही कि इस आंदोलनों के पीछे विदेशी फंडिंग है। सरकार के प्रवक्ता, बीजेपी के तमाम नेता, गोदी मीडिया के एंकर सब यही राग अलापते रहे हैं कि जंतर मंतर पर बैठे बच्चे विदेशी ताकतों के इशारे पर काम कर रहे हैं। जो लोग खाना बांट रहे थे उन पर विदेशी फंडिंग का आरोप लगाया गया। जो लोग पानी की व्यवस्था कर रहे थे उन पर संदिग्ध होने का ठप्पा लगाया गया। किसी को टूल किट का हिस्सा बताया गया, किसी को अर्बन नक्सल कहा गया। ये पूरा नैरेटिव सरकार ने बहुत मेहनत से बनाया। अब जब ये FCRA संशोधन आएगा तो सरकार के पास एक बहुत बड़ा हथियार आ जाएगा। कोई भी आंदोलन खड़ा हुआ तुरंत विदेशी फंडिंग का आरोप लगाया जाएगा। आयोजकों के खाते फ्रीज कर दिए जाएंगे, संगठनों के लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे, जांच के नाम पर सालों तक मुकदमे चलाए जाएंगे और आंदोलन शुरू होने से पहले ही दम तोड़ देगा। ये तो असल मंशा है। सरकार को ये अच्छी तरह से पता है कि आने वाले सालों में और भी आंदोलन खड़े होंगे। किसान आंदोलन जैसा तूफान कभी भी दोबारा आ सकता है। शाहीन बाग जैसी लहर कभी भी दोबारा उठ सकती है। युवा आंदोलन का अगला बड़ा दौर कभी भी आ सकता है। और अगर सरकार को आगे कोई भी बड़ा आंदोलन नहीं झेलना है तो पहले से ही ऐसा कानूनी ढांचा तैयार करना होगा जिससे किसी भी आंदोलन को जड़ से खत्म किया जा सके। FCRA संशोधन इसी दिशा में उठाया गया एक बहुत बड़ा कदम है। ये सिर्फ एक कानूनी बदलाव नहीं है, ये लोकतंत्र के गले में डाला जाने वाला एक फंदा है जिसे धीरे धीरे कसा जाएगा। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात और समझनी ज़रूरी है। जब भी सरकार विदेशी फंडिंग की बात करती है तो वो एक बहुत ही चालाकी भरा खेल खेलती है। इसी सरकार के दौरान चुनावी बॉन्ड के नाम पर हजारों करोड़ रुपए का चंदा ऐसे ऐसे स्रोतों से लिया गया जिनकी पहचान तक जनता के सामने नहीं लाई गई। सुप्रीम कोर्ट को अंत में हस्तक्षेप करना पड़ा। सैकड़ों करोड़ रुपए की विदेशी कंपनियों से जुड़े हित इस पूरे तंत्र में सामने आए, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई सिर्फ उन पर हो रही है जो सरकार से असहमत हैं। ये पूरी कहानी बहुत साफ है। विदेशी पैसा जब सरकार के पक्ष में आता है तो वो पवित्र है, और जब वही पैसा किसी सामाजिक संगठन के पास आता है तो वो देशद्रोह है। ये दोहरा मापदंड ही FCRA संशोधन की असली बुनियाद है। इसी बीच इस पूरे मामले में एक और सियासी एंगल जुड़ गया है, और वो एंगल है गृहमंत्री अमित शाह की मौजूदगी का। पिछले कई हफ्तों से विपक्ष लगातार ये सवाल उठा रहा है कि अमित शाह संसद में क्यों नहीं आ रहे हैं। मॉनसून सत्र चल रहा है, बच्चों पर पैलेट गन चलने से लेकर के तमाम गंभीर मुद्दे उठ रहे हैं, लेकिन गृहमंत्री सदन से गायब हैं। विपक्ष का साफ आरोप है कि अगर अमित शाह सदन में आ गए तो उन्हें छात्रों पर हुई पुलिसिया कार्रवाई पर जवाब देना होगा, पैलेट गन के इस्तेमाल पर जवाब देना होगा, प्रयागराज में हुए तमाशे पर जवाब देना होगा, और तमाम ऐसे मुद्दों पर जवाब देना होगा जिनसे वो बचना चाहते हैं। लेकिन अब सूत्रों के हवालों से खबर आ रही है कि 12 अगस्त को अमित शाह इस बिल के साथ खुद सदन में आ सकते हैं। यही वो तारीख है जब ये बिल पेश किया जाएगा, और ये वो तारीख है जब विपक्ष के पास एक ही मंच पर 3 बड़े मुद्दों को उठाने का मौका होगा। एक तरफ FCRA संशोधन का विरोध, दूसरी तरफ अमित शाह की गैर मौजूदगी का हिसाब, और तीसरी तरफ छात्रों पर हुई कार्रवाई की जवाबदेही। यही वजह है कि कांग्रेस ने अपने सारे सांसदों को बुला लिया है। यही वो वजह है पूरे विपक्ष ने एकजुट होकर के मोर्चा खोल दिया है। शुक्रवार को भी सदन इसी मुद्दे पर हंगामे की भेंट चढ़ गया था। कार्रवाई ठीक से चल नहीं पाई। सत्र के आखिरी दिनों में जिस तरह से माहौल बन रहा है वो अपने आप में एक तूफान से पहले की खामोशी है। इसी बीच मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल दुहोमा से मुलाकात के बाद एक और महत्वपूर्ण खबर सामने आई। सरकार की तरफ से भरोसा दिया गया है कि इस प्रस्तावित बिल में पुराने मामलों पर पूर्व प्रभाव यानी कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू होने वाला प्रावधान नहीं होगा। सरल भाषा में समझे तो इसका मतलब ये है कि पुराने जो भी विदेशी फंडिंग के मामले हैं उन पर ये नया कानून लागू नहीं होगा, सिर्फ आगे के मामलों पर लागू होगा।
ये भरोसा शायद पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए ज़रूरी था, जहां चर्च से जुड़े संस्थान, मशीनरी, स्कूल, अस्पताल ये सब बड़े पैमाने पर विदेशी सहायता से चलते हैं। अगर पूर्व प्रभाव से ये कानून लागू हो जाता तो पूर्वोत्तर के कई राज्यों में एक तरह की अराजकता फैल जाती। लेकिन ये छूट सिर्फ पुराने मामलों तक सीमित है, आगे के लिए तो बंदिशें कठोर से कठोर होती जाएंगी। यहाँ एक बात और है जो बहुत गौर करने वाली है, विपक्ष के पास संख्या बल इतना नहीं है कि वो इस बिल को रोक सके। लोकसभा में और राज्यसभा में दोनों जगह एनडीए के पास बहुमत है, तो फिर विपक्ष इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? जवाब बहुत सीधा है, विपक्ष जानता है कि बिल तो पास हो जाएगा, लेकिन उन्हें अपनी असहमति दर्ज करानी है। उन्हें देश की जनता को ये बताना है कि इस बिल के पास होने के बाद क्या क्या होने वाला है। उन्हें आने वाली पीढ़ियों के लिए ये रिकॉर्ड छोड़ना है कि जब लोकतंत्र पर हमला हो रहा था तो कौन बचाने खड़ा था और कौन तमाशा देख रहा था। यही तो विपक्ष का असल काम है। बहुमत होने के बावजूद सरकार को हर मुद्दे पर सवालों का सामना करना पड़े, हर फैसले पर उसकी जवाबदेही तय हो। यही स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है। अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर कि सरकार इस बिल को पास कराने के लिए इतनी उतावली क्यों है। इसकी कई वजहें हैं जो एक साथ मिलकर के पूरी तस्वीर बनाती है। पहली वजह यह है कि सरकार पिछले कई महीनों से बच्चों और युवाओं के आंदोलन से जूझ रही है। यह आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर दिन कोई ना कोई नया मुद्दा उठ रहा है, कोई नया चेहरा सामने आ रहा है। इस आंदोलन को रोकने का सबसे आसान तरीका यही है कि उसकी फंडिंग के स्रोतों पर हमला किया जाए। दूसरी वजह यह है कि पिछले कुछ चुनावों में सरकार को अनुमान से ज़्यादा कड़ी टक्कर मिली है। लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से बहुमत खोया, बांकीपुर जैसे उपचुनाव में जिस तरीके से अपना मूल वोटर छिटका, उससे पूरी बीजेपी में बेचैनी है। आने वाले विधानसभा चुनाव में कहीं और बड़ा नुकसान न हो जाए, इस डर से पहले से ही तमाम विरोधी आवाज़ों को कुचलने का इंतजाम किया जा रहा है। तीसरी वजह यह है कि मानवाधिकार के मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि पिछले कुछ सालों में लगातार गिरी है। पत्रकारिता की स्वतंत्रता से लेकर के अल्पसंख्यकों के अधिकारों तक हर मामले में भारत की रैंकिंग नीचे जा रही है। ये रिपोर्टें अक्सर उन्हीं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से आती हैं जो भारत में भी सक्रिय हैं। अगर उनकी फंडिंग रुक जाए तो उनकी आवाज़ भी बंद हो जाए। यह भी एक बहुत बड़ी मंशा है इस कानून के पीछे। चौथी और सबसे गहरी वजह यह है कि लोकतंत्र में जो चेक एंड बैलेंस वाला ढांचा है, उसमें सिविल सोसाइटी की भूमिका बहुत बड़ी होती है। एनजीओ, थिंक टैंक, अकादमिक संस्थाएं, ये सब मिलकर के सरकार को जवाबदेह बनाते हैं। लेकिन जब इन सब की आर्थिक रीढ़ ही तोड़ दी जाए तो जवाबदेही का पूरा तंत्र ध्वस्त हो जाएगा और उसके बाद सरकार को कोई पूछने वाला नहीं बचेगा। यही तो सत्ता का सबसे पुराना सपना है कि कोई सवाल न पूछे, कोई हिसाब न मांगे। एफसीआरए संशोधन इसी सपनों को पूरा करने की तरफ बढ़ता एक और कदम है। इस बिल का असर सिर्फ आज तक सीमित नहीं रहेगा, इसका असर आने वाले 5, 10, 20, 50 सालों तक महसूस किया जाएगा। तो जो भी संगठन, जो भी व्यक्ति, जो भी आंदोलन आने वाले दिनों में सरकार से टकराने की हिम्मत करेगा, उसके सामने ये कानून एक दीवार बनकर के खड़ा हो जाएगा। इसीलिए तो 12 अगस्त की तारीख इतनी महत्वपूर्ण है। ये तारीख सिर्फ एक बिल के पास होने की तारीख नहीं है, ये तारीख भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में एक बहुत बड़ा मोड़ लाने वाली तारीख साबित हो सकती है। तो देखने वाली बात यह होगी कि क्या सच में अमित शाह इस बार सदन में आते हैं? क्या वो विपक्ष के तीखे सवालों का सामना करने की हिम्मत जुटा पाते हैं? क्या वो छात्रों पर हुई कार्रवाई का जवाब देते हैं? क्या वो पैलेट गन के इस्तेमाल पर सफाई देते हैं, या फिर हमेशा की तरह इस बार भी सदन से नदारद रहते हैं और बिल को बाकी मंत्रियों के हवाले करके खुद कहीं और नजर आते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या विपक्ष अपनी एकजुटता को बनाए रख पाएगा? क्या सारे विपक्ष दल एक सुर में इस बिल का विरोध करेंगे, या फिर कुछ दल अपने अपने राजनीतिक हितों के चलते चुप्पी साध लेंगे? पिछले कई मौकों पर विपक्ष की एकजुटता आखिरी वक्त पर टूटी है। अगर इस बार भी वैसा हुआ तो सरकार को यह बिल पास कराने में कोई मुश्किल नहीं होगी। लेकिन अगर विपक्ष एकजुट रहा तो कम से कम यह संदेश तो जाएगा कि लोकतंत्र में हर आवाज अभी जिंदा है, हर बात रिकॉर्ड पर दर्ज हो रही है। एक बात और है जो बहुत गौर करने वाली है, जब भी संसद में इस तरह के विवादित बिल आते हैं तो सरकार अक्सर उन्हें बिना पर्याप्त चर्चा के पास करा लेती है। कृषि कानून इसका ताजा उदाहरण है। 3 ऐसे कानून पास कर दिए गए थे जिनके खिलाफ पूरा देश उठ खड़ा हुआ है। अंत में सरकार को झुक करके वापस लेने पड़े, लेकिन तब तक हजारों किसानों की जानें जा चुकी थी, हजारों परिवारों की जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी। एफसीआरए संशोधन भी अगर बिना उचित चर्चा के, बिना विशेषज्ञों की राय के, बिना संबंधित पक्षों की सलाह के पास कर दिया जाता है तो इसका खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ेगा। बहरहाल आज की इस खबर में हमने आपको वो पूरा परिदृश्य समझाने की कोशिश की जो 12 अगस्त की तारीख से पहले
बनता जा रहा है। एक तरफ सरकार अपने बहुमत के बल पर एक ऐसा कानून पास करने की तैयारी में है जो लोकतंत्र के मूल स्वरूप को बदल सकता है। दूसरी तरफ विपक्ष अपनी सीमित ताकत के बावजूद हर मोर्चे पर लड़ने के लिए कमर कस चुका है। तीसरी तरफ देश की जनता, खासकर वो लोग जो सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जो एनजीओ चला रहे हैं, जो मानवाधिकार के लिए लड़ रहे हैं, वो सब एक तरह की चिंता और अनिश्चितता में हैं। आने वाला वक्त तय करेगा कि 12 अगस्त की ये लड़ाई कौन जीतता है, लेकिन इतना तय है कि ये लड़ाई सिर्फ एक बिल की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई इस देश के भविष्य की लड़ाई है, इस देश के लोकतंत्र की लड़ाई है, इस देश के हर उस नागरिक की लड़ाई है जो अपनी बात कहने का अधिकार बचाए रखना चाहता है। बड़ा सवाल ये भी है कि क्या सरकार को अंतिम समय में झुकना पड़ेगा, क्या विपक्ष के दबाव में कोई संशोधन आएगा, क्या अमित शाह वाकई आकर के सारे सवालों का सामना करेंगे, या फिर एक बार फिर वही होगा जो पिछले कई सालों से होता आया है कि बहुमत के बुलडोजर से एक और कानून पास कर दिया जाएगा और देश देखता रह जाएगा। ये सारे सवाल आने वाले 3-4 दिन में जवाब मांगेंगे। फिलहाल आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए बुद्धा इंस्पायर्ड। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।